of Indonesia, followed by the Indian national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। I kindly request the Ambassador of India to Indonesia, His Excellency Pradeep Kumar Rawat, for his welcome remarks. Distinguished members of Indian community, friends of India and Indonesia, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It is a great honor for me to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji here amongst all of us. Today is a momentous day and a matter of pride and great satisfaction for the Indian community and friends of India and Indonesia to organize the biggest ever such event to honor and welcome a visiting dignitary from India. It is a testimony of your respect and affection for Honorable Prime Minister. Without taking any more of your time, let me now respectfully invite Honorable Prime Minister to share his guiding thoughts and address all of you. Sir. इंडोनेशिया में इंडिया को जीने वाले आप सभी बंधुओं को
मेरा नमस्कार। सलामत सोरे तमान तमान। आपा काबार। saya senang sekali ada di sini. मैं इंडोनेशिया की जनता आप सभी का और विशेष तौर पर राष्ट्रपति विडोडो का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रमजान के इस पवित्र महीने में मेरा और भारत के डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया। आज सुबह इंडोनेशिया की विविधता की झलक भी देखने को मिली। विभिन्न पोशाक पहने हुए नागरिकों और बच्चों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, वो देखते ही बनता था। और दृश्य ऐसा था, किसी के भी हृदय को छू ले। इट टच माय हार्ट। साथियों, कुछ महीने पहले ही हमने सभी 10 आसियान देश के मुखियाओं के साथ भारत का गणतंत्र दिवस मनाया था। आसियान में इंडोनेशिया सबसे बड़ी जनसंख्या का एक बहुत ही अहम सदस्य है। मैं राष्ट्रपति विडोडो का आभारी हूं कि उन्होंने हमें तब उनके आतिथ्य सत्कार का अवसर दिया। और यह संयोग मात्र नहीं है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथियों, बीते 4 वर्षों में 125 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया में जहां जहां भी जाने का मुझे अवसर मिला, मेरा प्रयास रहा कि जहां भी जाऊं आप जैसे उन लाखों बंधुओं और बहनों से मिलूं जिनका मूल भारत भूमि में है। इस दौरान मेरी जितनी भी बातचीत हुई, उसमें एक बात बहुत ही समान रही, और वो बात है मां भारती के प्रति अटूट श्रद्धा, अपार सम्मान। यहां इंडोनेशिया में भी यही भावना कुट कुट करके भरी पड़ी है। और मैं यहां देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, एक वाइब्रेंसी फील हो रही है। इंडोनेशिया के प्रति आपकी जितनी भक्ति है, उतनी ही प्रबल भावना अपनी जड़ों से जुड़ने की भी है। आप में से अधिकांश इंडोनेशिया के नागरिक हैं, लेकिन हृदय के एक कोने में कहीं न कहीं भारत भी बसा हुआ है। साथियों, हमारा संस्कृत और संस्कृति का रास्ता है
और आप सभी जो यहां इंडोनेशिया में आज रच बस गए हैं, मैं समझता हूं ये हमारे रिश्तों की एक बहुत मजबूत कड़ी है। आप में से यहां कई लोग तो ऐसे हैं जो 4-5 पीढ़ियों से यहां है। ऐसे भी तमाम लोग हैं जो बीते 2-3 दशकों में भी यहां आए हैं। आज आप में से कोई कपड़े के कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो कोई स्पोर्ट्स के सामान का व्यापार कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई सीए है, तो कोई बैंकर है, तो कोई आध्यात्मिक गुरु भी है। भारत से ही संबंध रखने वाले श्री गुरु नानक सिंह जी ने 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में इंडोनेशिया के लिए मेडल भी जीता था। मुझे बहुत प्रसन्नता भी है और गर्व भी कि अपने तप से, कठिन परिश्रम से न सिर्फ आप सभी ने यहां के परिवेश के अनुकूल बनाया, बल्कि आज आप इंडोनेशिया के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथियों, एक दौर वो भी था जब आपके पूर्वजों को अलग अलग परिस्थितियों की वजह से भारत छोड़ना पड़ा था। आज एक दौर वो भी है जब दुनिया भर में भारत की मजबूत पहचान बनी है। क्या आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? अनुभव करते हैं? पहले की तुलना में सीना तान करके चल रहे हो? आंखें मिला के बात कर रहे हो? दुनिया का हर नागरिक आपकी तरफ गर्व से देख रहा है? बस यही बदला हुआ हिंदुस्तान है। पिछले 4 वर्षों में भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका अदा की है। आज भारत दुनिया की सबसे ओपन इकोनॉमीज में से एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हो रहा है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $300 बिलियन से बढ़कर अब $400 बिलियन के पार पहुंच गया है। ग्रीन फील्ड एफडीआई को आकर्षित करने वाला भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत टॉप 2 इमर्जिंग मार्केट में से एक है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 71 से सुधरकर अब 40 पर पहुंच गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी भारत 142 से 100 नंबर पर आ चुका है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 19 अंकों का सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 21 अंक उछली है। अंकटाड की रिपोर्ट में भारत को भविष्य की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में टॉप 3 में रखा गया है। पिछले 14 वर्षों में पहली बार, इसमें याद रखने वाली बात है, पिछला 14 वर्षों में, पिछले 1400 वर्षों में पहली बार मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। मूडीज ने, मोदी ने नहीं। भाइयों और बहनों, भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं इंडोनेशिया में भी लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही मजबूत है। यही कारण है कि जिस प्रकार 125 करोड़ भारतीयों ने मुझ जैसे एक साधारण नागरिक को प्रधान सेवक बनने का अवसर दिया, वैसे ही इंडोनेशिया की जनता ने भी विडोडो जी जैसे व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति चुना। साथियों, भारत और इंडोनेशिया सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के प्रतीक है। यहां अनेक भाषाएं, बोलियां हैं, सैकड़ों समुदाय रहते हैं। तो भारत में भी हम उस कहावत को नहीं भूल सकते, और वो कहावत एक प्रकार से सदियों की हमारी जीवन की विरासत है। और हमारे यहाँ कहावत है, यहाँ जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो उस कहावत को भली भांति जानते होंगे, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी एक एक कोस पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और 4 कोस के बाद भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में 1700 साल पहले के अवशेष हैं जो भारत के साथ संबंधों के जीते जागते सबूत है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं ओडिशा के कटक में था, और वहां पर जिस मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था उसका नाम था बाली यात्रा। और बाली यात्रा का मतलब क्या है, आप भली बात जानते हैं। इंडोनेशिया के बाली की यात्रा सैकड़ों वर्ष पूर्व ओडिशा के महान नाविक कटक से निकलकर ही जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तक आते थे।
आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में ओडिशा में बाली यात्रा का बहुत ही शानदार, बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। इंडोनेशिया का गुजरात के साथ भी बहुत पुराना नाता रहा है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो एक बार मुझे किसी ने कहा था कि 12वीं सेंचुरी में 12वीं सदी के आसपास गुजरात में कच्छ में रहने वाले जो मुसलमान थे वो वहां से निकले, उनमें से काफी यहां इंडोनेशिया में भी आकर बसे और उन लोगों के साथ गुजराती भाषा, गुजराती खान पान ये भी इंडोनेशिया में पहुंच गया। और मुझे बताया गया है कि बुबुर गुजरात, गुजराती खिचड़ी, वो इंडोनेशिया में कई मुस्लिम परिवारों में भी बनाई जाती है। आज भी कई ऐसे शब्द इस्तेमाल में हैं जो भारत इंडोनेशिया के संबंधों की प्राचीनता और घनिष्ठता पर प्रकाश डालते हैं। जैसे भाई के लिए सहोदर, रंगों या कलर के लिए वर्ण, ग्रुप के लिए समूह या समूह, उपवास और पवास, भाषा और भाषा, रुपया और रुपया। अगर ऐसे शब्दों को इकट्ठा करें तो एक पूरी डिक्शनरी बन जाएगी। ये समानताएं स्वाभाविक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ, ये बहुत कम लोगों के ध्यान में आता होगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ और सिर्फ 90 नॉटिकल मील का ही फासला है। यानी हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं, 90 नॉटिकल मील पास है, पड़ोसी है। और मैं तो यहां सबसे आग्रह करूंगा, आप सबसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि हम बोलचाल में बार बार इस बात का जिक्र करें कि इंडोनेशिया का सबसे निकट का पड़ोसी कोई है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का सबसे निकट का कोई पड़ोसी है तो इंडोनेशिया है। साथियों, मुझे बताया गया है कि भारत और इंडोनेशिया हमारे गहरे सांस्कृतिक संबंधों का और उस परंपराओं को यहां पर कई प्रकार से उसको मनाया जाता है। यहां इंडोनेशिया तमिल संगम के सांस्कृतिक आयोजनों को भी एक अलग पहचान मिली है। पिछले वर्ष जकार्ता व अन्य स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित सफल कार्यक्रमों के बारे में भी मुझे जानकारी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह भी जानकारी मिली कि बाली में मशहूर भारतीय ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर, पंचकर्म आयुर्वेद सेंटरों की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। हाल के वर्षों में होलिस्टिक हेल्थ केयर के प्रति दुनिया भर में आकर्षण बढ़ा है। आपके लिए भी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एम्बेसडर बनने का ये बेहतरीन अवसर है। साथियों, वैसे ये भी एक संयोग ही है कि कुछ दिन पूर्व ही मुझे नेपाल में जनकपुर में मां जानकी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था। और अब मैं यहां इंडोनेशिया में हूं, जहां पर
राम कथा को एक नई भूमि और नए परिवेश उपलब्ध हुए हैं। आज मैं यहां पतंग म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति जी के साथ गया था और भारत के पतंग और इंडोनेशिया के पतंगों की वहां प्रदर्शनी है। रामायण और महाभारत की थीम पर प्रदर्शनी, सारे पतंग रामायण और महाभारत की थीम पर। तो मैं समझता हूं कि हमारा नाता कितना गहरा है ये हम भली भांति अनुभव करते हैं। और मैंने देखा कि यहां रामायण और महाभारत, मैं जहां पर आज सुबह मेरी मीटिंग थी वहां मैं गया, वहां दीवारों पर बहुत बड़े बड़े लकड़ी का नक्काशी काम था, सारी कथाएं रामायण और महाभारत की थी। यानी इंडोनेशिया के सामान्य जनजीवन में ये सारी चीजें सहज रूप से हैं। आस्था और संस्कृति किस प्रकार साथ साथ पल्लवित और पोषित होती हैं, उसकी ये बहुत बड़ी मिसाल है। साथियों, पिछली सदी में जब हम दोनों देश आजाद हुए तब से ही हम वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों से हमारे संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच हमारे संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। राजनयिक हो, स्ट्रैटेजिक हो या आर्थिक सहयोग, भारत और इंडोनेशिया का साथ मिलकर चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं, अवसरों का उपयोग कर रहे हैं। आज भारत और इंडोनेशिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक अलग स्तर पर ले जाने का निर्णय भी किया है। राष्ट्रपति विडोडो और मैंने आज इसे एक कदम आगे बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। हमारी सेनाओं के बीच सम्मिलित अभ्यास हो रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी हमारे बीच तालमेल बढ़ रहा है। आज इंडोनेशिया आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आज हमारा व्यापार 18 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच चुका है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत संबंधों का एक और आधार है हमारे लोग, मेरे देशवासी, यानी आप सब। हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो 35 वर्ष से कम उम्र की है। इनकी ऊर्जा को सही दिशा और प्रोत्साहन देने का प्रयास बीते 4 वर्षों से भारत में हमारी सरकार लगातार कर रही है। और इसलिए मेरी सरकार के काम करने की स्पीड तेज है और स्केल बहुत व्यापक है। और जहां स्पीड हो, स्केल हो, वहां स्कोप के लिए कोई सीमा नहीं होती है। देश के लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप हमने गुड गवर्नेंस पर बल दिया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पर हम आग्रही हैं। हम सिटीजन फर्स्ट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बहुत ग्राउंड लेवल पर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच करके प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कदम का फायदा नीचे तक पहुंचे, इसके लिए कदम उठा रही है। हमारी सरकार के लिए करप्शन फ्री, सिटीजन सेंट्रिक और डेवलपमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम,
ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप जब हिंदुस्तान से निकले होंगे, पासपोर्ट निकाला होगा, पासपोर्ट को पाने में आपको पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। अनुभव है ना कि भूल गए हैं? और अभी भी आपके मन में वही छवि हो सकती है, लेकिन आज देश बदल चुका है। पासपोर्ट के लिए अब भारत में महीनों या हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता। चंद दिनों में पासपोर्ट लोगों के घर पहुंच जाता है। इंडोनेशिया समेत 163 कंट्रीज में हमने लोगों को ई वीजा की सुविधा दे दी है। ई वीजा पर भारत आने वाले टूरिस्टों की संख्या में करीब करीब 150% की बढ़ोतरी हुई है। बीते वर्षों में भारत में आमतौर पर सरकारें सीना तान करके एक बताती रहती थी, पहले की सारी सरकारें, आपको याद होगा। अभी मैं कुछ बोला नहीं और हंस पड़े आप लोग। पहले की सरकारें सीना तान करके बोला करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। मेरा उल्टा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि बीते वर्षों में भारत में हमने 1400 पुराने कानूनों को खत्म कर दिए। कानूनों की जंजाल से देश के सामान्य मानवी को जितनी राहत दे सकते हैं हम देने का प्रयास कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, भारत को एक बेहतर टैक्स कंप्लायंस सिस्टम, बेहतर रेवेन्यू सिस्टम देने का काम जीएसटी ने किया है। साथियों, हम देश के नागरिकों के लिए, सारी दुनिया में चर्चा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल कंपटीशन का वो एक दायरा बन गया है और उसका महत्व है, उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान हमने केंद्रित किया है ईज ऑफ लिविंग, और देश के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के यूनिक कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। भारत में एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो लेकिन सेंसिटिव भी हो। रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने की रफ्तार अब डबल हो चुकी है। रेल लाइनों का बिजलीकरण 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गांवों में सड़कें और नेशनल हाईवेज मेरी सरकार 2 गुनी रफ्तार से बना रही है। पहले जिस स्पीड से पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही थी, आज यही काम उससे 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। पहले सिर्फ बताऊं चौंक नहीं जाएंगे ना? धक्का लगेगा आपको। पहले की सरकार में 4 साल में 59 ग्राम पंचायतों के मुकाबले
4 साल में 59 ग्राम पंचायत के मुकाबले हमने 4 साल में 1,10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर को डाल दिया है। पहले सिर्फ 28 सरकारी योजनाओं के मुकाबले अब 400 से ज्यादा योजनाओं को और उसके पैसे लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट। यहां तक कि जो एलईडी बल्ब हम सरकार में आए उससे पहले 350-400 रुपये में बिकता था, वो आज सिर्फ 40-50 रुपये में बिकता है। पहले जहां 5 बार बोलोगे तो याद रहेगा कितनी वहीं आज इसकी संख्या 120 हो गई है। भारत में बन रहे मोबाइल ने इंपोर्ट करने का खर्च भी घटाकर आधा कर दिया है। भारत में आज बड़ी संख्या में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। सिर्फ पिछले 2.5 साल में भारत में 9,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बना है। और मेरे प्यारे भारत को प्रेम करने वाले, इंडोनेशिया में इंडिया को जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये हो रहा है। कानून वही है, बाबू लोग भी वही हैं, अफसर भी वही, दफ्तर भी यही, नियम भी वही, सब कुछ वही लोग हैं। सिर्फ बदली है सरकार और देश बदल रहा है। वही कानून, वही नियम, वही अफसर, वही लोग, वही परंपरा, वही दफ्तर, वही टेबल, वही कुर्सी। उसके बावजूद भी अगर दिशा सही हो, नीति साफ हो, नियत नेक हो, तो विकास होकर के ही रहता है। ये हमने करके दिखाया। आज दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप इमिग्रेशन पे जैसे भी हिंदुस्तान का पासपोर्ट निकालते हैं तो ऊपर देखता है कि नहीं देखता है? वो आपको ऐसे बराबर देखता है, अच्छा हिंदुस्तान से आया। दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का भारत आज हिस्सा बना है। भारत सोलर एनर्जी को मानव कल्याण के हित में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई करने वाले देशों में से एक है। हमारी सरकार भारत को 21वीं सदी की आवश्यकताओं, आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने का काम कर रही है। आज भारत न्यू इंडिया के संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमें न्यू इंडिया बनाना है। 2022 तक जब भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे, न्यू इंडिया का सपना साकार करने के लिए हमें चल पड़ना है। साथियों, यहां इंडोनेशिया में सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने की परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर आप सब अड़िग है।
मुझे बताया गया है कि हाल में बाली में जो ज्वालामुखी का हादसा हुआ, उसमें फंसे हजारों भारतीय पर्यटकों को बाली और सुराबाया के लोगों ने न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें स्वदेश भेजने का प्रबंध भी किया। इस मानवीय कार्य के लिए मैं आपकी हृदयपूर्वक प्रशंसा करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मानवीय मूल्यों का यही संरक्षण भारत की विरासत का अभिन्न अंग रहा है। हम इसे भारत में भी उतने ही गौरव के साथ जी रहे हैं। चाहे नेपाल में भूकंप हो या श्रीलंका में बाढ़, भारत की पहचान संकट के समय सबसे पहले उपस्थित रहने वाला देश भारत उस तौर पर आज दुनिया में पहचाने जाने लगा है। साथियों, दुनिया भर में हमारा समाज कोई 4 पीढ़ी से, कोई 3 पीढ़ी से, कोई 2 पीढ़ी से तलब बर अदादी सिदी सलामत रमादान। धन्यवाद।